हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि तैयारी शानदार चल रही होगी प्यारे बच्चों। नमस्कार और सभी को ढेर सारा प्यार और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एससी क्लासेस पे। तो माय डियर शानदार और जानदार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, कि जो इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज होने वाले हैं। एमसीक्यूज माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आमतौर पे अपने बिहार वाले बच्चे ऑब्जेक्टिव समझते हैं। क्या समझते हैं प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उसी को कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। और कितने ऑब्जेक्टिव्स होंगे डियर स्टूडेंट्स? तो 50 होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वी वी आई जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और बिल्कुल हर एक ऑब्जेक्टिव्स आपके बोर्ड मॉडल का होगा, सब कुछ, जिसमें ढेर सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस और नो बताएंगे जरा। बिल्कुल सारी बातें आप समझ रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देर ना करते हुए हम लोग उस कहानी को शुरू करते हैं जिस कहानी के लिए आप और हम यहाँ अभी लाइव जुड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप भी कहेंगे सर कितना बार आप हमारा स्वागत करते हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को अभी अभी मैंने बताया है। इस चीज पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो कहानी को बिना देर किए हुए कहानी को बढ़ाते हैं आगे, है ना। चलो जी, तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर तो ना कहेंगे लेकिन मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। और पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश इज मच यंगर देन संस्कृत। क्वेश्चन कहा गया डैश इज मच यंगर देन संस्कृत। क्या भरना आपको उचित लग रहा है? तो आप कहेंगे सर जी सबसे बेस्ट है इंग्लिश भरेंगे हम। क्या भरेंगे प्यारे बच्चों? इंग्लिश। ये अपना करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए जरा गौर से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा। डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा। ये जो डैश है ये सिनोनिम है किस चीज का? ड्रामा का सिनोनिम है। तो ड्रामा का सिनोनिम क्या होता है? प्ले होता है। ड्रामा का सिनोनिम क्या होता है? प्ले होता है प्यारे बच्चों। बोलिए किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश्ड अ डिक्शनरी। ओ, 18वीं शताब्दी में किसी ने डिक्शनरी पब्लिश किया था। वो कौन व्यक्ति था? तो सैमुअल जॉनसन था, जिसने 1755 ईस्वी में डिक्शनरी बनाया था, जिसमें 40,000 वर्ड्स थे। और इसको कंप्लीट करने में उसको 7 इयर्स का समय लग गया था। 7 साल लगे थे, तब जाकर के पहला डिक्शनरी बनाया गया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन के आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द एंग्लो सेजन्स। एंग्लो सेजन कहाँ के रहने वाले थे? तो आप सभी को पता है कि जर्मनी के रहने वाले थे। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों कि जर्मनी से, ठीक है, लोग कहाँ आए थे? वहीं ब्रिटेन में। ठीक है, और जर्मनी के कौन थे भैया? ये एंग्लो सेजन थे। एंग्लो क्या थे? सेजन्स थे, जिन्होंने 5th सेंचुरी में इस पे क्या करा था? इन्वेड करा था, आक्रमण करा था, है ना। यही कहानी है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या है? लैंगलैंड इज वेल नोन। जो विलियम लैंगलैंड है वो वेल नोन राइटर हैं किस पीरियड का? तो सबको पता है मिडिल पीरियड का, है ना प्यारे बच्चों। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा और अपना दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या दिमाग लगा सकते हैं? तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच, जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है, वो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है इसको हम आरपी यानी कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड्स अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं वो सबको क्या करा गया है? वहां जैसे उच्चारण होता है वैसे इंग्लिश में भी उच्चारण होता है, इसलिए इसको कहा गया रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना जरा। द एंग्लो सेजॉन्स इन्वेडेड इंग्लैंड। इंग्लैंड पर उन्होंने इन्वेड करा, आक्रमण करा, कब करा है? तो 5th सेंचुरी में। कब करा है? 5th सेंचुरी में। मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है ना। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जीना 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 रे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, आप सब होशियार हैं, सब जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे प्यारे बच्चों? हाँ, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जो ओल्ड इंग्लिश है वो कवर करता है, ठीक है, कब से कब तक। तो ओल्ड इंग्लिश का समय आप सबको पता है, 449 से लेकर 1066 तक। वैसे ही आपको मिडिल इंग्लिश का पता होगा कि 1150 से लेकर के 1500 तक है, सही है। और जो मॉडर्न इंग्लिश होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, वो 1500 से लेकर के आगे तक चलता है, ठीक है। ये हमेशा हमें याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड। 1500 ईस्वी से जो अंग्रेजी शुरू होकर अभी तक चल रही है उसको मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जानते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। देखो होता क्या है कि बहुत बच्चे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश को सीरियस नहीं लेते हैं। सीरियस नहीं लेने का कारण होता है कि उनका 10-15 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो यदि आपको ये मिला है और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, और देखना जब आप एग्जाम दोगे तो यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए सीरियसली जितना बार हो सके वीडियो को आप देखें और रिवीजन कर ले। हो सके तो एक एक क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में कब इन्वेंट किया गया था? तो आप सबको पता है 1476 में। और इसके लिए आपको जानकारी मिले, एक व्यक्ति था जिसका नाम था, जिसको हम कहते हैं विलियम कैक्सटन, व्यक्ति था। इसने ही सेटअप करा था। कहाँ? तो एक जगह है जिसको वेस्ट मिंस्टर अबे कहा जाता है। अबे मतलब होता है कस्बा, जो कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। और वहीं पे 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को सेट किया गया था, इन्वेंट लिख दिया गया, सेटअप किया गया था। बात समझ में आया? पहली बार बाइबल बुक को छापा गया था प्रिंटिंग प्रेस जब बना था तब। खैर आगे बढ़ जाओ। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस। ओल्ड हर आप पीरियड में पढ़े हो कि अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रभाव रहा है। ओल्ड इंग्लिश में किसका इन्फ्लुएंस रहा? तो दो का, लैटिन का और स्कैंडिनेवियन का। आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है द ईयर एडी 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। क्योंकि अभी हमने बताया ओल्ड इंग्लिश 449 से लेकर के 1066 तक, 1066 में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चाउसर है, ग्रोवर है, लैगलैंड है और वाइक्लिफ है। ये जो राइटर्स हैं वो आखिर किस एज के राइटर हैं? तो सब बच्चे को पता है मिडिल इंग्लिश के राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा। डैश वाज आल्सो नोन एज, किस नाम से? अगस्टन एज के नाम से। तो किसको? 18th सेंचुरी को। तो 18th सेंचुरी को प्यारे बच्चों अगस्टन एज भी कहा जाता है। चलिए आनंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैश नेटिव स्पीकर्स। डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। वो कौन ऐसा लैंग्वेज है जिसके बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो अमूमन इसका बच्चे क्या जवाब दे देते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश सब जानते हैं, लेकिन ये गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा बेटा चाइनीज। हालांकि ये 11th का हिस्सा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस 12th में पूछे जा सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लिश इज स्पोकन एज। अब इन देशों में कहां कहां? यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में इंग्लिश को किस रूप में माना जाता है? तो सबको पता है मदर टंग के रूप में। देखो हर जगह इंग्लिश को 3 फॉर्म में यूज किया जाता है, या तो L1,
या फिर L2 के रूप में, या फिर इसको FL फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। L1 का मतलब होता है बेटा मदर टंग, ठीक है, और L2 का मतलब क्या हम लोग कहते हैं बुआ, सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, और इसका मतलब हो गया फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो हर कंट्री में इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई यूज किया जाता है। ये जो भी कंट्रीज के नाम लिखे गए हैं सब जगह L1 यानी कि मदर टंग के रूप में या फर्स्ट लैंग्वेज आप कह सकते हैं, उसके रूप में यूज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया, बोस्टवाना, इंग्लिश स्पोकन किसके रूप में किया जाता है? तो हर जगह यहां मेरे हिसाब से आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में मारे तो ज्यादा अच्छा होगा। बात समझ में आ गया? इंडिया में भी अपने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। जैसे आप साउदर्न क्षेत्र में जाओगे इंडिया में, या फिर अपने स्टेट से बाहर जाओगे, तो जो भी आपको वस्तुएं मिलेंगी या टिकट्स वगैरह आप खरीदेंगे तो वहां का लोकल और इंग्लिश, जैसे आप बंगाल जाओ तो बंगला और इंग्लिश में लिखा होगा, मलयालम में जाओगे तो मलयालम और इंग्लिश, कन्नड़ में तो कन्नड़ और इंग्लिश। तो कहीं ना कहीं in our country as well as in these all countries English is used as second language, my dear students. Okay, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब समझते तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबाउट डैश ईयर्स एगो, कितना साल लगभग पहले लैटिन जो था एक वर्ल्ड लैंग्वेज था। तो याद रखना 800 ईयर्स एगो। आज हम इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज या वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, लेकिन इससे पहले जब 800 ईस्वी था, तो उस समय से पहले तक अंग्रेजी नहीं, लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, जरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? किसने लिखा? जॉफ्री चाउसर ने लिखा, जो मिडिल इंग्लिश के लिए सबसे बड़ा ग्रेट सोर्स है, चाउसर की ये रचनाएं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही में दो क्वेश्चंस आ गए हैं, पढ़ो जरा। कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट एंड द रेप ऑफ द लॉक, ये दोनों के लेखक कौन है? दोनों के लेखक एक ही है, जॉन मिल्टन, है ना। और द रेप ऑफ द लॉक के लेखक होंगे, माफ करेंगे, इनका लेखक होंगे अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये आपको आते हैं सवाल सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कि इस रचना के रचनाकार कौन है। मैक्स प्लेकेनो को किसने लिखा? तो जॉन ड्राइडन ने लिखा है। फेरी क्वीन को किसने लिखा है? तो फेरी क्वीन को लिखने वाले क्या है? स्पेंसर ने लिखा है। ठीक है, इस सारी चीजें आपको याद कर लेना होगा, इसमें कोई कहीं से दिमाग ना लगाए। डॉक्टर फॉस्टस को किसने लिखा और एडवर्ड सेकेंड को किसने लिखा? तो दोनों के लेखक एक ही है बाबू, इसको हमेशा याद रखेंगे। एक को क्रिस्टोफस मार्ले भी कहते हैं और यहां पर भी मार्ले भी। हम लोग क्या करेंगे ना, जब जैसे जैसे एग्जामिनेशन करीब आएगा, अभी तो जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखा दिया, मैं आपको इसका एक लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक लिस्ट पे हम लोग आएंगे और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट हो गए, ये ज्यादा मार्क्स का नहीं, 2 से 3 मार्क्स का पूछता है, कभी कभी ना भी पूछता है, या 1 मार्क्स का पूछ लेता है। उसके लिस्ट में से हम इंपॉर्टेंट आपको छाट के बता देंगे किनको किनको आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं जितना बता रहा हूं उतना तो आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगला है सर, पायर्स द प्लोमैन के लेखक कौन है? तो विलियम लैगलैंड ने लिखा। ये तो बहुत भी आई है, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, किंग लियर, ये सब के तो महानायक एक ही है सर, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। बात समझ, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू, जरा देख लेंगे। क्वेश्चन है, द स्कॉलर गिस्पी हैज बीन रिटन बाय, स्कॉलर गिस्पी को किसने लिखा है? ठीक है, तो इसको लिखा है किसने? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। सोराब एंड रुस्तम के लेखक कौन है? इसके भी लेखक है वही मैथ्यू आर्नोल्ड। ये याद रहे, सारा प्रीवियस ईयर है, ये ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं मैंने राइटर्स को उठा कर रख दिया है ताकि तुम्हारा टाइम पास हो जाए, नहीं, सारा प्रीवियस ईयर है। समझ रहे हो? आगे बढ़ो। द गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और सावित्री को किसने लिखा? अरविंदो घोष ने लिखा। ये तो एकदम जुबान पे रहना चाहिए। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, जो पहला इंग्लिश ट्रेजेडी था वो कौन था? सबको याद होगा, गॉर्बो डक। कौन था बेटा? गॉर्बो डक, पहला ट्रेजेडी लिखा गया इंग्लिश में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि मर्डर इन द कैथेड्रल को किसने लिखा है? मदर इन द कैथेड्रल को किसने लिखा है? डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। दोनों क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ। मदर इन द कैथेड्रल के लेखक कौन है? तो सबको पता है इसके लेखक है टी.एस. एलियट। और किन को? तो रिचर्डसन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे देख लो, आ जाओ अगले सवाल की तरफ। अरे भैया कहाँ गए आप? जीना 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 रे। चलो जी अगले सवाल देखेंगे। पैमेला को किसने लिखा और प्राइड एंड प्रेजुडिस को किसने लिखा? तो इसको लिखा है जेन ऑस्टिन ने और इसको भी किसने लिखा? जेन ऑस्टिन ने। डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा है? डेविड कॉपरफील्ड के लेखक है चार्ल्स डिकेंस। पिकविक के भी लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। पिकविक पेपर्स के भी लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था 38 तक। अब देखते हैं जरा 39 क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि आर्म्स एंड मैन किसने लिखा? तो याद रखेंगे जीबी शॉ ने लिखा। अब बेंट इन द गंगेज किसकी लिखा हुआ है? तो सबको पता है मनोहर माल गोवानकर का लिखा गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखें। ट्रेन टू पाकिस्तान, तो इसको लिखा है किसने? खुशवंत सिंह ने। सरपेंट एंड द रोप को किसने लिखा है? तो सबको पता है कि इसको लिखा है किसने? राजा राव ने लिखा है। सही बात है सर। चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे जरा 43। तुगलक जो कि बहुत बार पूछा हुआ है, गिरीश कर्नाड ने लिखा है। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन लॉन्ग वोवेल को किस नाम से जानते हैं? सबको पता है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट के नाम से हम जानते हैं, जो मिडिल इंग्लिश के दौरान में हुआ था। बहुत अच्छे, शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। द रोमांटिक रिवाइवल किससे रिलेट करता है? तो सबको पता है रोमांटिक रिवाइवल की बात आ जाए तो भैया इनको छोड़ के तो कोई हो ही नहीं सकता है। और ये महाशय जी कौन होंगे अपने, जरा बता दो। ये महाशय जी अपने होंगे, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन होंगे प्यारे बच्चों? विलियम वर्ड्सवर्थ। मैकबेथ और जूलियस सीजर किसने लिखा है? सबको पता है विलियम शेक्सपियर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द ग्रेट वोवेल शिफ्ट कब हुआ था? सबको पता है मिडिल इंग्लिश के समय। अब आप कह रहे हैं सबको पता है, तो सर आप कहे बता रहे हैं? सर जी चूंकि ये रिवीजन के तौर पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं करा दे रहा हूं। न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट emerged इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो न्यू इंग्लिश। इसमें बहुत लोग फंसते हैं क्योंकि ये 11th का हिस्सा है तो लोग बच्चे इसको ध्यान से नहीं देखते हैं। मिडिल इंग्लिश के पास कितने डायलेक्ट थे? सबको पता होना चाहिए 5। और यही याद रखने ना, ओल्ड इंग्लिश में 4 और मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, किसने हेल्प किया इंग्लिश को अच्छा करने में? तो बाइबल ने हेल्प किया। तो प्यारे बच्चों ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए और आपकी तैयारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा है। कितना आपने खुद सॉल्व किया कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।